नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में मैं रविंद्र सिंह कैंतुरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के विशेष अंक में यह कार्यक्रम उस उत्तराखंड की तस्वीर सामने लाएगा जहां एक और कानून और संविधान के जरिए सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है, तो दूसरी ओर प्रकृति के बदलते मिजाज से उपजी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष की, उसके प्रभावों की, समाज में आए बदलावों की। साथ ही नजर डालेंगे कम वर्षा, कम हिमपात, समय से पहले वनाग्नि और इसके कारण कृषि बागवानी पर पड़ रहे असर पर। यानी आज का उत्तराखंड विशेष कानून, समाज और प्रकृति तीनों के बीच बनते नए रिश्तों की कहानी है। श्रोताओं, उत्तराखंड ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव देखा। इस अवसर पर पहली बार समान नागरिक संहिता दिवस मनाया गया, जिसने राज्य की विधायी और सामाजिक यात्रा को एक नई पहचान दी है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में लागू हुई है। बीते 1 वर्ष में यूसीसी ने न सिर्फ कानूनी ढांचे को बदला बल्कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों को लेकर समाज की सोच में भी बदलाव शुरू किया है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में पहली बार समान नागरिक संहिता दिवस मनाया गया। राज्य भर में इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित इस कार्यक्रम में यूसीसी को लागू करने की पूरी यात्रा, उसकी प्रक्रिया और उसके जमीनी प्रभाव को सामने रखा गया। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि यह केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का प्रदर्शन और फील्ड स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में विवाह पंजीकरण की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जहां पहले औसतन 60 से 70 विवाह प्रतिदिन पंजीकृत होते थे, वहीं अब यह संख्या 1400 से अधिक प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि अब लोग विवाह को केवल सामाजिक रस्म नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा से जुड़ा अधिकार मानने लगे हैं। जो इसमें पंजीकृत हो रहे हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, एक सरलीकरण में सुविधाएं मिल रही है। इससे आम जनमानस भी बहुत ही खुश है। जैसे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा, मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 60% लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूसीसी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब उत्तराधिकार के मामलों में बेटा बेटी के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। कई ऐसे परिवार जहां पहले संपत्ति विवाद वर्षों तक अदालतों में चलते थे, अब स्पष्ट नियमों के कारण समझौते और समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। लिव इन संबंधों के पंजीकरण को लेकर भी काफी चर्चा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे निगरानी नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रावधान के तहत लिव इन संबंधों से जन्मे बच्चों को पूरी तरह वैध और जैविक संतान के समान अधिकार दिए गए हैं, जो पहले कई मामलों में अस्पष्ट रहते थे। इस पूरे 1 वर्ष में राज्य भर से यूसीसी के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 95% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, समय सीमा और जवाबदेही ने इस प्रक्रिया को आम नागरिकों के लिए काफी सरल बना दिया है। हमने यूसीसी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई ड्राफ्ट समिति के सदस्य मनु गौड़ से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई ड्राफ्ट समिति के सदस्य मनु गौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून पर। धन्यवाद। सर, यूसीसी लागू है, 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आजादी के बाद से लेकर आज तक जिसे एक कंट्रोवर्शियल चश्मे से देखा जाता था, वो इस देवभूमि उत्तराखंड से वो विषय लागू हुआ, संवैधानिक तौर पे लागू हुआ, जनता ने उसे स्वीकारा और वो 1 वर्ष उसके इम्प्लीमेंटेशन का निकल चुका है
और पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा है पूरे प्रदेश का, आप स्वयं देख सकते हैं। सर, यूसीसी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों और खासकर बात करें तो महिलाओं और युवाओं तक समान रूप से कैसे पहुंचा, इसे कैसे साझा करना चाहेंगे आप? देखिए, जब से प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ है तब से 54 केसेस एफआईआर फाइल हुई हैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ, जो पहले नहीं होती थी। 11 ऐसे केसेस एफआईआर फाइल हुए हैं जो पॉलीगैमी, जो एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कोई करना चाह रहा था। तो कम से कम महिलाओं को वो बल मिला है कि आज वो अपने इस चीज की कंप्लेंट अपनी दर्ज कराने के लिए आगे आ रही हैं। संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला है और एक भी केस पूरे उत्तराखंड के अंदर 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के विवाह का सामने नहीं आया है। तो इफेक्ट बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सर, और यूसीसी को लेकर आम लोगों की कुछ आशंकाएं थी जिस तरीके से कानून लागू हुआ था। इस एक वर्ष में वो आशंकाएं कितनी दूर हुई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब यूसीसी लागू हुआ तो समाज में तरह तरह के भ्रम पैदा करने का प्रयास करा गया। देवभूमि उत्तराखंड में प्रयास किया गया कि अब तो बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे, उन्हें भ्रम में डालने की कोशिश करी गई। 1 साल बीत गया, जबकि ऐसा एक्ट में बिल्कुल नहीं था। लिव इन को लेके भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी गई। 162 एप्लीकेशंस लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले 1 वर्ष में आई हैं, जिसमें से 70 अप्रूव हुई हैं, बाकी रिजेक्ट हुई हैं। अब आप सोचिए, रिजेक्ट होने के कुछ ना कुछ कारण थे। वो कारण वही थे जिसकी वजह से क्राइम हो सकता था। ऐसे ही जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, जितने भी हम लिव इन संबंधों में क्राइम देखते हैं वो ऐसे ही संबंधों में देखते हैं। तो वो धीरे धीरे भ्रम की स्थिति पैदा करने का समाज में प्रयास करा गया और आंकड़े और समाज सबको स्वयं जवाब दे देगा कि इसका लाभ क्या है। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आकाशवाणी देहरादून पर हम चाहेंगे कि एक संदेश उत्तराखंड वासियों के लिए। देखिए, मेरा बस एक संदेश ये है, इस देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकली है और अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में निकले तो 1 वर्ष बीत चुका है लागू हुए। अधिक से अधिक लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन, विवाह का पंजीकरण कराएं, जिससे कि यूसीसी को सफल बनाने में वो अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यूसीसी ड्राफ्ट समिति के सदस्य मनु गौड़ ने इस 1 वर्ष को ऐतिहासिक बताया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा ने आकाशवाणी पर यूसीसी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद लोगों में खासतौर पर विवाह पंजीकरण को लेकर काफी जागरूकता आई और पंजीकरण संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा से हुई हमारी पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया और 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम हमने देखा कि पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर मनाया गया। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप कैसे देखते हैं इस 1 साल में यूसीसी के क्रियान्वयन को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में, खासतौर पर युवाओं में, जो शादीशुदा लोग हैं उनमें एक रुझान बढ़ा है। हम लोगों ने जैसे ये देखा है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो 3 लाख से ज्यादा संख्या जो है इस समय रजिस्ट्रेशन की हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है। क्योंकि मूल आधार इसका यही है कि जो पंजीकरण है विवाह का, उसके बाद से परिवार बनता है। फिर उसमें विषय आते हैं कि संपत्ति का मैटर है या अन्य विषय हैं। महिलाओं को खास तौर पे ये है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर देखने में आया कि मुस्लिम कम्युनिटी में अभी रजिस्ट्रेशन थोड़े से कम है, क्योंकि उनको थोड़ा सा संवाद करने की जरूरत है। लेकिन उनकी, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता बहुत है कि वो चाहती हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि उनके ट्रिपल तलाक के मुद्दे होते हैं, हलाला के मुद्दे होते हैं, संपत्ति के विषय होते हैं, वारिसान के मुद्दे होते हैं। तो ये जब सब विषय कानूनी रूप से यहाँ पर जब उत्तराखंड में एक समान नागरिक, एक अधिकार की तरह जब लोगों के बीच में आएंगे या इसके बीच एक अवेयरनेस हो रही है, तो वो संभवतः कहीं ना कहीं ये इसका असर समाज में जरूर दिखाई दे रहा है। सर, हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आशंकाओं की अगर हम बात करें, शुरुआती तौर था और लोगों के बीच आई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इस 1 साल के अंदर
क्या लोगों की बहुत सारी वो आशंकाएं, वो भ्रांतियां, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, या फिर उसमें अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आवश्यकता है कि सरकार भी उस स्तर पर और काम करे, अवेयरनेस दे? देखिए, जब सरकार यूसीसी लेके आ रही थी, उनकी जो कमेटी बनाई थी सरकार ने, तो उसने गांव-गांव जाकर के ये बात रखी थी, लोगों के सुझाव लिए थे, ऑनलाइन भी सुझाव आए, सब तरीके से विषय हुए, तो उसका असर ये हुआ कि इसका विरोध नहीं हुआ। और जो विरोध करने वाले थे वो राजनीतिक दृष्टि से विरोध कर रहे थे, सामाजिक दृष्टि से कहीं विरोध नहीं हुआ। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी थी कि मूल निवास का विषय आ जाएगा, कि रजिस्ट्रेशन जो है 2000 के बाद से शुरू होंगे, या कई विषय हो गए कि भाई जैसे ही कोई उत्तराखंड में आता है उसे अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो वो यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा। ऐसे कि सब ये भ्रम फैलाया गया था, ये भ्रामक खबरें थी जो समय के रहते रहते वो कहीं ना कहीं दूर होती चली गई। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज जो है दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में और अच्छा दिखाई देगा कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो इस यूसीसी का उसको लाभ मिलेगा, जिसके लिए वो कई सालों से वंचित थी। और आज की तारीख में यह है कि यूसीसी जो उत्तराखंड का है उसको गुजरात अडॉप्ट करने जा रहा है, उसे राजस्थान अडॉप्ट करने जा रहा है, मध्य प्रदेश अडॉप्ट करने जा रहा है, असम ने भी घोषणा कर दी है कि हम यहाँ पर यूसीसी लेके आएंगे। तो ये हमारा जो मॉडल है उत्तराखंड का, वो निश्चित रूप से पूरे देश में लागू होने वाला है। ये उत्तराखंड वासियों के लिए भी एक गौरव की बात है। आपने कहा कि लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से हुई और आज अन्य राज्य भी जिसको अपनाने जा रहे हैं। सर, हमने बात की समानता की, सरलता कितनी आई लोगों के लिए इस कानून के आने के बाद? देखिए, आप अगर यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़ेंगे या जो यूसीसी का जो कानून बन के आया उसको पढ़ेंगे तो एक तो साधारण भाषा में लिखा हुआ है। अगर हम पुराने कानून देखते हैं तो कहीं इंग्लिश में है, कहीं उसमें उर्दू के शब्द हैं, लेकिन इसको बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है, इसे आम आदमी भी पढ़ सकता है। जो कहते हैं ना कि 5-6 जमात पढ़ा हुआ, 5-6 क्लास पढ़ा हुआ बच्चा भी होगा तो वो भी इसको आसानी से पढ़ सकता है। तो जब कानून के बारे में किसी नागरिक को सही जानकारी मिल जाती है, आसान शब्दों में मिल जाती है, सरल शब्दों में मिल जाती है, तो उसकी अवेयरनेस वैसे अलग से हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने इसको जो है बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कानून किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि कुरीतियों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास अब उत्तराखंड से शुरू हो चुका है। ये समान नागरिक संहिता भी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक कुप्रथाओं को मिटाकर समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी की भी जो मूल मान्यताएं हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनको नहीं बदला है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। और यूसीसी में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों को एक समान किया गया है। और इसके लागू होने के बाद संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बना दिए, यानी कि सबकी सुरक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमने समान नागरिक संहिता को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसको प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित करके दिखाया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीते 1 वर्ष में हमने समान नागरिक संहिता के माध्यम से नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच को और अधिक आसान बनाया है, और अधिक सरल बनाया है और पारदर्शी बनाया है। पहले औसतन 67 विवाह पंजीकरण प्रतिदिन हुआ करते थे, जो बढ़कर लगभग 1400 के लगभग हो गए। और इतना ही, राज्य की 30% से अधिक ग्राम पंचायतों में 100% विवाहित दंपतियों का पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए हमारे युवक है, युवतियां हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी लेकिन पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आप सबको पता ही है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, कभी संबंध अच्छे होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, कभी साथ में रहते रहते आपस में झगड़ा हो जाता है, फिर माता पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। कई सारे आपराधिक प्रकरण हुए हैं, हिंसाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, और इसके साथ ही जो इन संबंधों में रहने के कारण से उनका जो बच्चा होगा युगल का, उस बच्चे को जैविक संतान के समान सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में संशोधन लागू किया है। यह संशोधन, जिसे समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 कहा गया, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद तुरंत लागू कर दिया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 का उद्देश्य कानून को और स्पष्ट, पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। साथ ही प्रशासनिक कामकाज को तेज और व्यवस्थित करना व नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। इस अध्यादेश के बाद अब विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों के मामलों में नए नियम लागू होंगे। उदाहरण के लिए, अब किसी विवाह के समय अपनी पहचान छिपाना या गलत जानकारी देना कानून के तहत विवाह को निरस्त करने का कारण बन सकता है। वहीं लिव इन संबंधों में किसी प्रकार के बल, दबाव या धोखाधड़ी को भी कठोर दंड का विषय बनाया गया है। लिव इन संबंध खत्म होने पर अब पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी बदलाव किए गए हैं। अब उप पंजीयक द्वारा यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की जाती है तो मामला स्वतः पंजीयक और पंजीयक जनरल को भेजा जाएगा। साथ ही उप पंजीयक पर लगाए गए दंड के खिलाफ अपील का अधिकार भी स्पष्ट रूप से दिया गया है और दंड वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की तरह ही की जाएगी। कानून में शब्दावली में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए, विधवा शब्द की जगह अब जीवन साथी शब्द इस्तेमाल होगा। साथ ही विवाह, तलाक, लिव इन संबंध और उत्तराधिकार के पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को दी गई है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों के माध्यम से न केवल कानून को और व्यवहारिक बनाया गया है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूपरेखा भी सुनिश्चित की गई है। ये बदलाव समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार अब राज्य में ये कानून और भी स्पष्ट, सुगम और लोगों के लिए सुरक्षित बन गए हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज और पारदर्शी हो गई हैं। उत्तरायणी के लिए समाचार कक्ष से मैं पंकज सनवाल, खुलबे। श्रोताओं, 1 वर्ष की यूसीसी की यात्रा यह दिखाती है कि कानून तभी प्रभावी होता है जब वह आम आदमी के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाए। एक ओर उत्तराखंड कानूनी और सामाजिक सुधारों के जरिए भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है, तो दूसरी ओर प्रकृति के बदलते स्वरूप ने राज्य के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कानून से समाज को दिशा मिलती है, लेकिन प्रकृति से संतुलन। और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सीधे हमारे जीवन, खेती और जंगलों पर पड़ता है। इसी कड़ी में अब बात करते हैं उत्तराखंड में कम वर्षा, कम हिमपात, बढ़ती वनाग्नि और इसके प्रभावों की। श्रोताओं, इस बार उत्तराखंड में मॉनसून के बाद का मौसम सामान्य नहीं रहा। बरसात खत्म होने के बाद लगभग 4 महीनों तक बारिश ना के बराबर हुई। मॉनसून विदा होने के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक कई इलाकों में बारिश नहीं हुई। वर्षा में आई कमी का सीधा असर राज्य के जंगलों पर पड़ा। दिसंबर महीने में ही कई वन क्षेत्रों में समय से पहले वनाग्नि की घटनाएं सामने आई। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। मौसम की इस अनियमितता का खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा। कम नमी और सूखे हालात के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई। साथ ही कम बारिश का प्रतिकूल असर बागवानी पर भी पड़ा। असल में तो कुछ रहा ही नहीं, बारिश टाइम से होती नहीं है। आप देखो खेत ऐसे हमारे सूख रहे हैं, खाली बेकार। सब कुछ हुआ सर, ज्वाता गायों के लिए ज्वाता बोते थे, गेहूं लगता था, मटर लगते थे। आज देखो आज खेतों में कुछ है नहीं। अब तो मतलब आदमी क्या करेगा। और लहसुन देखो आज ऐसे सूख रहा है, ये नीचे से कीड़ा खा रहा है इसको। लहसुन भी हमारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है ना, अभी सारा ही नुकसान हो चुका है, कुछ ही नहीं है इस बार।
वर्तमान में रबी मौसम चल रहा है, जिसमें मुख्यतः गेहूं की फसल, मसूर, सरसों वगैरह होता है और इनमें नवंबर और दिसंबर में बारिश की आवश्यकता होती है ताकि फसलों की वृद्धि ठीक ठाक हो सके। क्योंकि अपने जनपद में लगभग 88% क्षेत्रफल जो है रेनफेड है और सिंचित क्षेत्र में है, इसलिए बारिश इन फसलों की आवश्यकता होती है। अभी देखा जा रहा है कि बारिश न होने से फसलों की वानस्पतिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है, खासकर से गेहूं और मसूर की फसल में। हालांकि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह के बाद राज्य के ऊंचे क्षेत्रों में अच्छी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे जल स्रोतों को कुछ राहत मिली और किसानों के लिए भी उम्मीद जगी। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक सूखा और फिर अचानक वर्षा व हिमपात जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत हैं। हिमालयी क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और वर्षा के पैटर्न में बदलाव अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इसी विषय पर हमने बात की भूगर्भ वैज्ञानिक एसपी सती से। श्री सती का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में कृषि, जल और वन संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है। अब सुनते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक एसपी सती से हमारे सहयोगी जयवीर सिंह की ये खास बातचीत। सर, उत्तराखंड में इस बार लंबे समय से बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी नहीं होने का क्या मुख्य कारण आपको लगता है? नहीं, मुख्य कारण यही है कि पश्चिमी विक्षोभ इस बार सक्रिय नहीं हुआ। जाड़ों की जो बारिश होती थी वो पश्चिमी विक्षोभ से होती थी और गर्मियों की जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यूरोप से उठती हैं, वो हवाएं भूमध्य सागर से आर्द्रता लेती है और उसके बाद वो पूर्व की तरफ को आती है। ज्यादातर हिस्सा उसका हिमालय से डिफ्लेक्ट होकर, काराकोरम से, हिंदुकुश से डिफ्लेक्ट होकर चले जाता है उत्तर की ओर और एक छोटा पोर्शन आता था उत्तर भारत की ओर जो बारिशें करता था। अब इस बार वो पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है तो बहुत ही वीक आया है। थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में उसने बारिश करी, इसके अलावा नहीं करी। तो ये इसका प्रमुख कारण है। सर, ये जानना चाहेंगे जो मौजूदा स्थिति है क्या ये सामान्य है या पहले भी कभी कुछ ऐसा हो चुका है? नहीं, ये इस तरह की स्पेल्स आए हैं कि जब जाड़ों में बिल्कुल ही बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन अब इधर ये देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जब जो कि जाड़ों में होते थे। पश्चिमी विक्षोभ जाड़ों में होता था और दक्षिण पश्चिम मानसून होता था गर्मियों में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों गर्मियों में हो जा रहे हैं और जाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ कम आ रहे हैं, नहीं आ रही। वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है और इसी की वजह से जाड़ों में अब बर्फबारी कम हो रही है और जब एक दूसरी प्रवृत्ति भी हो रही है कि बर्फबारी का समय चक्र चेंज हो रहा है। पहले दिसंबर जनवरी में ज्यादा बर्फबारी होती थी, अब फरवरी मार्च की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। जी, बर्फबारी कम होने से ग्लेशियरों पर क्या असर पड़ता है, इसे भी आपसे समझना चाहेंगे। ग्लेशियर बर्फ बनाते नहीं है, बर्फों को रोकते हैं। मतलब बर्फ उनमें जमा होती है तो तब जाके ग्लेशियर का साइज बढ़ता है। अगर बर्फ ही नहीं पड़ेगी तो धीरे धीरे वो रिस्क कम तो हो ही जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से हाइट बनाया जा रहा है वैसा होता नहीं है जी। ये एक साल की बर्फ न पड़ने से ग्लेशियर के सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जी। ये ऐसा है, संवेदनशील तो होते हैं लेकिन इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि एक साल बहुत बर्फ पड़ गई तो ग्लेशियर बढ़ गया और एक साल बर्फ नहीं पड़ी तो ग्लेशियर छोटे हो गए। ऐसा नहीं होता है। दसियों सालों तक अगर एक ही जैसी प्रवृत्ति रही तब ग्लेशियर की सेहत पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है कि दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि बर्फबारी न होना मतलब बारिश से न होना, नीचे वाले क्षेत्रों में बारिश न होना। बारिश न होने से आग लग रही है, आग लगने से धूल के कारण और अत्यधिक गाड़ियों से हुए धुएं के उत्सर्जन के कारण जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें एरोसोल डेंसिटी बढ़ जाती है। एरोसोल डेंसिटी ब्लैक कार्बन ज्यादा हो जाता है उत्सर्जित में वायुमंडल में। अब वो ग्लेशियर्स में बैठ जाता है वो काला, इसके वजह से ग्लेशियर्स का रंग काला हो जाता है। ग्लेशियरों का सूर्य की ऊष्मा सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ऊष्मा ज्यादा सोखेंगे तो ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे। ये वाला इस पर एस्पेक्ट पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव यह है कि बारिशें न होने से निचले हिमालय क्षेत्रों के जो जल स्रोत हैं, ज्यादातर नदियों का ज्यादा स्रोत, पानी का स्रोत ज्यादातर हिस्सा बारिश से पैदा हुए स्प्रिंग से है।
जो नौले धारे और गाद गदेरे हैं उनका पानी ज्यादा होता है नदियों में। ग्लेशियर्स का कंट्रीब्यूशन 15-20% है। हिमालय में, उत्तराखंड के हिमालय में 15-20% से ज्यादा ग्लेशियर का पानी नहीं है नदियों में। नदी जैसे ऋषिकेश जाएंगे तो 15% के करीब ग्लेशियर का पानी और 85% नौले धारे गाद गदेरों का पानी है। अगर बारिशें नहीं आई तो पहाड़ के ढलानों पर पानी अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से नौले धारे सूखेंगे। तो अल्टीमेटली नदियों की सेहत के लिए और स्प्रिंग्स के लिए और स्ट्रीम्स के लिए, नौले धारे गाद गदेरों के लिए की सेहत के लिए खराब है। अल्टीमेटली पेयजल की बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। क्या केवल पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है या कुछ और कारण भी आप समझते हैं? पश्चिमी विक्षोभ में ही बदलाव इसका कारण है और पश्चिमी विक्षोभ की प्रवृत्तियां चेंज हो रही हैं। ये क्लाइमेट चेंज है, मतलब साफ साफ तौर पर। जी, बर्फ और बारिश की जो कमी का असर है वो किन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपको लगता है? उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फ नहीं पड़ रही है, उधर तो बिल्कुल पहाड़ नंगे दिख रहे हैं इसमें। और जो मध्य हिमालय और नीचे के क्षेत्र हैं, जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहां के नौले धारे सूखेंगे। और अब अगर ऐसी प्रवृत्ति रही तो इस साल वनाग्नि का सीजन बहुत भयानक होने वाला है। जंगलों में भयानक आग लगने वाली है, जो अल्टीमेटली बहुत ही घातक होगा। अभी जाड़ोई में बहुत जबरदस्त पहुंच गई इस साल। ये अभूतपूर्व है कि इस साल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आग लगी और वहां हेलीकॉप्टर से बुझानी पड़ी। एक इससे जुड़ता हुआ सवाल ये भी, क्या जल स्रोत और नदियों का जल स्तर पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रीम्स सूख जाएंगे, स्प्रिंग्स सूख जाएंगे, पानी के सोते सूख जाएंगे, तो वो नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। जो आपने अभी जिक्र किया, वनाग्नि की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या ये ही उसका एक कारण है या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं? नहीं, इसके तो ग्लोबल लेवल पे है ना। जो इस तरह के जो ग्लोबल लेवल पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण है। सरकार और प्रशासन को इस बदलते मौसम को देखते हुए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, पहले अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। पहले वनाग्नि सबसे पहले रोकने की जरूरत है। अगर ऐसी दशा रही तो वनाग्नि रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये है कि बरसात के पीरियड में जो बारिशें ज्यादा होती है, उसका पहाड़ के क्षेत्रों में उसके संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाए जाए, ताकि पहाड़ में पानी ज्यादा रिचार्ज हो, जितना हो रहा उससे ज्यादा रिचार्ज हो, ताकि लीन पीरियड में अगर बारिशें नहीं आती तो उस दौरान स्ट्रीम्स का, स्प्रिंग्स का डिस्चार्ज प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, उसमें कुछ ना कुछ पानी रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से आप जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूरी ये है कि आप सभी लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। हम लोगों की एक्टिविटीज, हम आपकी एक्टिविटीज से ही ये सब हो रहा है। फ्यूल का जलाना कम करें। उसके अलावा जल संग्रहण के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए व्यापक कदम उठाएं। और तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इस तरह की खेती की जाए जो कि बारिश न आने की दशा में कम प्रभावित हो। श्रोताओं, आज के उत्तराखंड विशेष में हमने देखा कि कैसे एक और समान नागरिक संहिता राज्य को सामाजिक समानता की दिशा में आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर बदलती जलवायु हमसे सजगता और जिम्मेदारी की मांग कर रही है। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ कानूनों या नीतियों से नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन से बनती है। जरूरत है कि हम इन दोनों को साथ लेकर चलें। इसी संदेश के साथ रविंद्र सिंह को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ उत्तराखंड विशेष में। नमस्कार।